कितने जोन कर चुके? 10 10 कितने बजे की क्लास 250 10 स्क्रीनशॉट ले। अभी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है? हाँ? चाइना सेकंड नंबर पे, इंडिया किस नंबर पे? चलिए पता है। और ये धीरे धीरे ऊपर आने का प्रिडिक्शन हो रहा है। ये तो टॉपिक है इसी बारे में है कि अब इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। तो ऐसा क्या हो रहा है इंडिया में कि वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रेस में ज्वाइन कर, अभी थर्ड नंबर पे कौन है? यही रिस्पॉन्स मुझे बाकी सबसे चाहिए। ब्लैंक फेस देखने लगा। तो ऐसा क्या हो रहा है अभी इंडिया में? उससे क्या हो रहा है? एजुकेटेड बहुत सब कुछ एजुकेटेड हो रहे हैं तो और इन मतलब रिसर्च फील्ड में ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन अभी तो सारे जितने भी यूथ हैं हमारे इंडिया के सब बाहर जा रहे हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो सारे लोग बाहर यूएस अमेरिका यहाँ से जाना शिफ्ट करना चाहते हैं। सारी एमएनसीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उन्हें पोटेंशियल दिख रहा है। नॉर्मली क्या हुआ है पैंडेमिक के बाद, नॉर्मली हर कंट्री में एक रिसेशन आया हुआ है। हर की इकोनॉमी इस समय बर्बाद हो रही है आफ्टर पैंडेमिक। इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी जो स्टेबलाइज है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया पैंडेमिक की वजह से। हमारे पास एक स्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट है, एक स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी है। बहुत सारी एमएनसीज, बहुत सारी बाहर की अब जितनी भी है उन्होंने एक बैक ऑफिस बना लिया है इंडिया को, एक बैक ऑफिस बन गया है। सब अपना सेटअप यहाँ करना चाहते हैं बहुत कारणों की वजह से। रियल एस्टेट में यहाँ पर काफ़ी अच्छे लैंड्स हैं, चीपर रेट्स में लेबर्स बहुत अवेलेबल हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग बहुत हैं, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है। ब्रेन्स बहुत है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बहुत सारी एमएनसीज यहाँ शिफ्ट करना चाह रही है। एनर्जी कंजम्पशन पर डे हमारा यहाँ पर बहुत बढ़ता जा रहा है हर साल। बट अब क्या हो रहा है, जो हमारे लेगेसी फॉसिल फ्यूल्स है या हमारे जो असेट्स हैं अभी तक डिप्लीट हो रहे थे, बट इंडिया ने क्या किया, वो शिफ्ट कर रहे हैं। दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स व्हिच वर ड्रेनिंग आउट टू द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। डिजिटाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग तो हो गई है, पूरा डिजिटल हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गया है, हर चीज ऑनलाइन आ रहा है, एवरीथिंग इज टर्निंग इनटू पेपरलेस, एवरीथिंग फेसलेस, पेपरलेस। इवन इनकम टैक्स में अभी ये हो चुका है, आजकल जो फिजिकल हियरिंग होती थी हमारी अब सब फेसलेस हो गई है। सीआईटी अपील्स तक अब सब फेसलेस हो गया, कोई अंडर द टेबल वाला केस नहीं है। तो इट इज शिफ्टिंग। अभी तक एक इंडिया को नेक्स्ट इंडिया देखा जाता है कि अब इंडिया कैसा होगा, अब टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है न्यू इंडिया कैसा होगा, बिकॉज इतना ज्यादा शिफ्टिंग आ रही है, लोगों की मेंटालिटी शिफ्ट हो रही है। बहुत छोटा सा बहुत कॉमन है। अभी तक लोग आईफोन बाहर से खरीदते थे, हेवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी। तो नॉर्मली आईफोन मुझे लग रहा है 50,000 से या 40,000 के नीचे, अभी चलो दिवाली सेल आई तो डिस्काउंट चल रहा है, वरना 50,000 के नीचे कोई भी नहीं। किसने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी अब इंडिया में? जैसे ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू हो गई उसका कॉस्ट कम होने लग जाएगा, अवेलेबिलिटी है। तो नॉर्मली अब इंडियंस क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी ऑन द बाहर के प्रोडक्ट्स उनकी मिनिमाइज होकर और लोकलाइज प्रोडक्ट्स जितने आ रहे हैं उन पर डिपेंडेंसी है। तो हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड बढ़ रही है, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड अब बाहर ज्यादा हो रही, तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत इंक्रीज हो रहा है। दिस इज वाई, दिस इज द फ्यू ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से कहा
चाहे वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज हो या अदर रिसोर्सेज हो, बहुत डिपेंडेंसी अब इंडिया पे आने। नॉर्मली पहले उल्टा था, हम हर चीज बाहर वालों से मांगते थे, बट under the governance of PM Narendra Modi, everything is shifting. अब local products पे और local resources पे बहुत ज़्यादा dependency आ गई है. This is why India is considered to be one of the growing and one of the most stabilized economy in the whole world. चाइना में पॉपुलेशन बहुत है, मरते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन जो एज है ना वो बड़े वाले लोग हैं, दैट इज द एल्डरली पीपल. वहाँ यूथ नहीं है, यहाँ यूथ है, उनके पास ब्रेन, चाहे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बट अगर हम यहाँ अपॉर्चुनिटी देना एक बार शुरू कर देंगे इंडिया में, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट नहीं होगी, बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि जितना इंडिया वालों के पास जितना माइंडसेट है बाहर किसी के पास नहीं, बिकॉज वहाँ बाहर नॉलेज बेस नहीं है. यू वोंट बिलीव कि वहाँ के 10th के स्टूडेंट्स को 5, 6, 7 के क्लास के चैप्टर की नॉलेज दी जाती है. वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत कम है. हमारे पास जितने ब्रेन हम 10% भी बाहर यूज करें ना, हमारे को करोड़ों रुपए मिलते हैं, इसलिए हम बाहर जाते हैं. और मैं पेपर में सीए देता हूँ, बट यहाँ वाले नहीं देते हैं. तो अब धीरे धीरे लेकिन मेंटालिटी शिफ्ट हो रही है. इंडिया डेवलपिंग फेज में, डेवलपिंग फेज से डेवलप फेज में जाने की तैयारी कर रहा है. दैट इज व्हाई इट इज टर्निंग इनटू दिस. ये बाकी करो, आपको समझाएंगे कि ओवर भी देंगे कि एटलीस्ट इंडिया में क्या क्या नया नया हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया हैज टर्निंग इनटू दिस न्यू इकोनॉमी. कौन स्टार्ट कर रहा है? बहुत बेसिक क्लास है, दिमाग लगाने वाली नहीं है, जनरल नॉलेज अवेयरनेस के लिए है. ध्यान से सुन लेना, तुम लोगों के लिए आगे जी ऐसा विकास नहीं भूपेंद्र सर ने मैसेज आया ऑनलाइन. हाँ ऑनलाइन जैसे कल सर नहीं आए. एक जना नाम लिख लो, ये तुम नाम लिख के बाहर. हाँ सब अपने पेपर्स, एक क्विक पेपर ले लो. अरे एक्सेल लैपटॉप में पेनल्टी लगाएगा, देख पेमेंट होगा भाई, रिकॉर्डिंग है. मौसम के ठंडी को देख, एक क्लिक संजय जवर के पास गई.
Hello everyone, I am Vidhi Khandilwal and today we will be talking about Chair नहीं तुम इधर शिफ्ट हो तुम इधर शिफ्ट हो तुम सामने आओ ये लोग किसी से भी रैंडमली किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं आखिर खोल के प्लीज सुनना मत बहुत बेसिक टॉपिक है इजी है कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जीके के लिए प्लीज सुनना जरूर से सुनना है हाँ so I am Vidhi Khandilwal and today we will be discussing about why this is India's decade. Now I expect an answer because ma'am has already explained that why is this India's decade. Now I want to ask a question that we guys are youth generation. So how do you see India if we talk about 10 years down the line? What all things do you expect that India must achieve or India will achieve down the years? So now I want an answer, please. More dependency on renewable sources. Correct. Self-reliance. Yeah. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कि हुई है कहाँ किसी बेस पर Yes. Any other point? Infrastructure, healthcare system, sanitization. 100% education. Yeah. एजुकेशन We are giving you practical education for that matter. Yeah. So all of you have answered it correctly. We are expecting changes and transformation in healthcare sector, banking system, taxation system, transportation, communication, sanitization, everything in every aspect that we see around us. Okay. So definitely India will outshine in the next few years, and in couple of few years we will see India uh, fighting neck to neck with all other countries like China, Japan, America, etc. So to kickstart with, why is this India's decade? India has the conditions in place for an economic boom fueled by offshoring, investment in manufacturing, the energy transition, and the country's advanced digital infrastructure. These drivers will make India the world's third largest economy and stock market before the end of the decade, we estimate. So in this slide, we are basically talking about the three important factors that we will be dealing. First is offshoring, second is manufacturing and energy transition, and with manufacturing, we will be also covering digitalization. So now, firstly, we'll be talking about offshoring. And I think you guys must be aware about the word outsourcing. So what do you mean by outsourcing? In the general terms, in the layman terms, what does this word mean, outsourcing? examples on outsourcing delegating your work to some other organization or Yeah. Yeah, correct. Basically, if we talk about outsourcing, we contract out our certain functions. Basically, they are not core functions, they are non-core functions. Example, customer care, you guys must be aware about. Yeah. So basically, we outsource it to external party. But if I compare it with offshoring is different from outsourcing. Offshoring basically means contract. It doesn't mean that you are contracting out your entire work to external party. You are just setting up your own base in another country. So there is a difference between the two. We are not outsourcing the entire function to the external party. Rather, we are setting our own centers in other countries where they are more feasible. So this is the basic meaning of offshoring, if we talk about. Okay? So, and you guys must be well aware that all the big companies, all the big players in today's scenario are offshoring their customer care and other sectors to the countries where they are more feasible. If we talk about Infosys, IBM, all the companies are offshoring their clients to Philippines, India, and many other countries. So in post-COVID environment, global CEOs appear more comfortable with both work from home and work from office. If India is already
office to the world, it is increasingly becoming factory as well. Now, here a question arises that what you guys think are the merits and demerits of offshoring? First, we'll be talking about merits. So, I want to know your views that how do you feel offshoring is important? Offshoring, you can say work from home or work from India. Cost So, reduction. yeah. So, I want your inputs for that. वो ऑनलाइन भी है उनके भी नाम लेके उससे पूछ लो किसी से भी पूछ लो लगा कैसे Yes, what do you think how offshoring is important and how offshoring can be helpful to the companies? In what sense? Yeah. It will benefit the company to focus on the core areas, and then it will the unnecessary or the more ineffective things will be outsourced to more profitable or cost reducing. Yeah, well said. Firstly, the most important or the foremost thing that the companies want to focus more on the core functions rather than all the non-core functions. For example, customer care is the very popular and a popular example in case of many companies. Secondly, if I talk about labor cost is an uh, extensive expenditure of the company. So if they will offshore it to the company where the labor is cheaply available, and for a country like India, you must be aware the labor is very cheap here. So this is the second advantage. And thirdly, we can say, for example, countries like America and India have a lot of time difference between them. So how this will be helpful? They can have 2 shifts per day. So the functions can be carried on round the clock easily, 24 into 7. So this will also enhance customer service. So this was all about pros. Now we will be talking about the demerits of offshoring. So what do you think are the demerits of offshoring? Yes, what are the loopholes of offshoring or outsourcing? Offshoring will be the non-core activities out. Not this is the general view that I gave, not necessary. हम कोई भी functions अपने outsource या offshore कर सकते हैं. There is a risk of data security. Yeah, definitely. But it is governed through a set system having protocols. So it is at a very big level. If we see, we are just talking in a general sense. Infrastructure. It is based on the agreement between the companies, and if we are setting an offshore setup, it is our company. So all the expenses will be borne by the company itself. Yeah. So offshoring for a country like India, I feel the negative point is there is brain drain that is happening. We as a country are very rich with our brains, with our characteristics, with our features. But what is happening, you guys must be hearing about a very popular saying that you keep the reserve, we'll take the deserve.
And this is what actually is happening. All the deserving candidates of our country are being transferred to the countries, to other countries. So we are not exploiting our human power, human capital. That is what is happening. So any other point that you guys would like to add, that why offshoring is yeah, unstable foreign environment? Yeah, if we take it in a sense of an employee, yeah, it is true. Dependency on the external environment of the company. For example, if there is political instability, it might impact the company's performance. Yes, definitely. Okay. So moving forward to our second topic, that is digital differentiation, India stack digital transformation at population scale. So firstly, you guys must be wondering that what India stack is. So किसी ने सुना है इंडिया स्टैक के बारे में अभी रिसेंटली? किसी ने कुछ भी इससे रिलेटेड सुना हो कि इंडिया स्टैक होता क्या है? अच्छा, ओके, आई टेल यू, इंडिया स्टैक एक वर्ड है या एक टर्मिनोलॉजी है जो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, जो हमारी डिजिटली हम चीजें इन्फ्यूज कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, उन सबको इंडिया स्टैक रिप्रेजेंट करता है. इंडिया स्टैक के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे EKYC, डिजी लॉकर, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, UPI, ये सब इंडिया स्टैक का पार्ट है. तो इंडिया स्टैक ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसके थ्रू हम डिजिटलाइजेशन के टुवर्ड्स जा रहे हैं, ताकि जो स्मॉल स्केल वेंडर्स है, MSMEs है या जनरल पब्लिक है, वो सब भी हमारी जो डिजिटल एनवायरनमेंट है उसका पार्ट बन सके. तो ये वो चीजें प्रमोट कर रहे हैं ताकि हर एक इंडिविजुअल कंट्री का डिजिटलाइजेशन के टुवर्ड्स एक अच्छे पेस पे, एक स्पीडी पेस पे जा सके. So under India Stack, we will be basically discussing about three most important and significant layers. First is Open Credit Enablement Network. Second is Open Network Digital Commerce. And third is Digital IT. So India Stack has many layers and many terminologies and many things come under India Stack. But basically, we'll be focusing on these three for today's discussion. So now we will be discussing about Open Network for Digital Commerce. So ONDC, we will be using acronym ONDC for this. So amongst us, who all amongst you who do not wait for big billion days or great Amazon sale, everybody wait for that. So ONDC comes into play or comes into picture because Amazon and Flipkart, we as consumers or customers wait for the sales. But if we see the side of the seller, we are generally not aware about these things कि जो sellers होते हैं, उनके लिए वो एक बहुत ही exorbitant rates के थ्रू वो उनसे कमीशन चार्ज करते हैं. तो वहाँ ONDC पिक्चर में आता है. ONDC एक प्लेटफॉर्म है, जैसे Amazon है या Flipkart है, वैसे ही एक प्लेटफॉर्म है. ये कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन नहीं है जिस पे हम जा सकते हैं और हम कुछ भी सर्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. ONDC एक नेटवर्क है जो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता है और जो गैप से उनको ब्रिज करता है. मतलब सेलर एप्लीकेशंस भी है वहां पर और बायर एप्लीकेशंस भी है. तो ONDC उनके गैप को ब्रिज करता है और जो Amazon और Flipkart कि जो भी लूप होल्स है या जो भी वो टैक्स रेट्स या फिर कमीशन रेट्स चार्ज करते हैं, वो उसको कम चार्ज करता है, ताकि जो मर्चेंट वेंडर्स है जो छोटे स्केल पर है, जो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं Amazon और Flipkart तक, क्योंकि उनके रेट्स, उनकी कंडीशंस बहुत ज्यादा है. तो जो डिजिटल इंडिया है वो ये एम करे कि हम उन छोटे वेंडर्स को भी कनेक्ट करें, ताकि जो डिजिटलाइजेशन है वो एकदम ग्राउंड लेवल पे आए. So this is the basic concept of ONDC. सिंपल टर्मिनोलॉजी में जैसे Amazon और Flipkart, ये सारे बाहर के हैं. ONDC इज अ गवर्नमेंट सेटअप ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर बायर्स और सेलर्स अब खुद से इंटरैक्ट करेंगे. बीच में जो कमीशन है ये सब हमारे Amazon और Flipkart को जा रही है. मेजरली हमारी MNCs पे डिपेंडेंसी कम करके हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, एक हमारा लोकल प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जहाँ पर हम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं लोकलाइज्ड मार्केट में. यहाँ पर कमीशन चार्जेस जो एक्स्ट्रा एक्सॉर्बिटेंट जो Amazon और Flipkart या अदर प्लेटफॉर्म्स को जा रहा है, यहाँ पर और बहुत सारी चीजें अवेलेबल. ये अभी डेवलपमेंट फेज में, दिस इज इन डेवलपमेंट फेज, अभी तक आया नहीं है. दिस इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय आवर गवर्नमेंट.
कि हम सारे बायर्स सेलर्स, इवन जो छोटे लोग, छोटे मार्केट वेंडर्स हैं जो अभी अपने आप को लिस्ट नहीं कर पा रहे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, वो यहाँ पर आ जाए, दे कैन वेल इजीली गो इनटू दिस मार्केट, वो अपने राइट बायर्स या सेलर्स अपने को ढूंढ पाए, अपना मार्केट खुद सेटअप कर पाए एट अ वेरी लोअर कॉस्ट एंड विदाउट पेइंग एज मच कमीशन जो उनको वहां पर पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ONDC बेसिकली अभी बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ फॉर्मेशन में है, तो इन्होंने अपने ट्रायल्स बैंगलोर में कर लिए ऑलरेडी। जैसे बहुत पेटीएम, यू गाइज मस्ट बी अवेयर अबाउट, स्पाइस मनी है, डोंजो है, ये सब ऑलरेडी ONDC के प्लेटफॉर्म पे है। तो अगर आप इसको सर्फिस नेट सर्फ करोगे तो आपको ONDC का एक वेबसाइट मिलेगा, वहां आप देख सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स। बट अभी ये पैन इंडिया में रोल आउट नहीं हुआ है, बट टेस्टिंग फेज में बैंगलोर में ये स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग इसको सर्व करके देख सकते हो कि ये एक्चुअली में है ONDC की साइट। कहाँ? नहीं, डोंजो तो है, डोंजो इज मतलब डोंजो एज अ कंपनी ONDC पे आई है। ONDC प्लेटफॉर्म है जहाँ ये सब कंपनियां आ रही है अपने आप को रजिस्टर करने, जो इंडियन कंपनीज हैं वो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर रही हैं। जैसे अमेजोन पे सेलर्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं ना, ये एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कि यहाँ के लोकल जितने भी वेंडर्स हैं जो भी हैं, फिर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म करके यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे सेटअप करें और यहाँ पर अपने बाई एंड सेल का पूरे ट्रांजैक्शन इस प्लेटफॉर्म पे करें। इट इज अ बिग प्लेटफॉर्म जहाँ बहुत बड़ी कंपनीज आके यहाँ पे सेटअप करना चाह रही है। इट इज अ बिगर प्लेटफॉर्म, ये कोई ऐप नहीं है, कोई ऐप नहीं है, और ये अभी स्टिल डेवलपमेंट फेज पे, अभी टेस्टिंग फेज में आ रहा है ये ऐप। सो बेसिकली ONDC एक प्राइवेट कंपनी है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 31 दिसंबर, और जो भी सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ कि अपन पेटीएम मॉल पे गए, हमने सर्च किया हनी, ठीक है, अगर पेटीएम ONDC प्लेटफॉर्म पे है तो पेटीएम मॉल ONDC पे कनेक्ट करेगा। ONDC के थ्रू हमें बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल हो जाएंगे जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फिर हम अपना प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम हमारा सेलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ONDC गेटवे सॉर्ट ऑफ है जो दो लोगों के बीच में है, तो उस तरीके से हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, हम हमारा डिलीवरी एजेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डोंजो सेलेक्ट किया तो ONDC में मैं डोंजो सेलेक्ट कर सकती हूँ और फिर मैं उसके थ्रू मेरे को डिलीवरी मिल जाएगी। तो जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट का मॉडल है, ये उसी तरीके से है, पर इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन है ताकि जो वहाँ लूपहोल्स है वो सब कवर हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट पे ONDC काम कर। Next, we will be talking about Open Credit Enablement Network, that is OCEN. तो जैसे ONDC है, सेम अगर हम देखें हमें लोन्स लेने हैं, ठीक है, तो उस अगर सिनेरियो में हम देखें तो OCEN है, सेम उसी लाइंस पे है जो ONDC है, पर OCEN क्रेडिट मार्केट को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो OCEN मतलब उसका एक्रोनिम OCEN है। It is an initiative by India Stack to ensure easy credit is accessible to MSME and small businesses through loan service. अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे हमें लोन लेना है, ठीक है, अब इफ यू एंड मी विल गो टू अ बैंक कि हमें सो एंड सो अमाउंट का लोन लेना है, सपोज फॉर एग्जांपल आई गो कि मुझे 1000 रुपीज का लोन लेना है, तो बैंक 1000 तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट है। अगर अपन 10,000 भी जाएंगे बोलने तो भी वो बोलेगा कि इतनी तो हमारी आपकी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है, एन नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। बट OCEN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 10,000 कितने भी अमाउंट का लोन ले सकते हो। तो बेसिकली जो MSME या स्मॉल वेंडर्स है, ये उनको कनेक्ट करता है जो लेंडर जिनकी कैपेसिटी जिनकी लेंडिंग कैपेसिटी है वो रीच आउट नहीं कर पाते हैं लोगों को। तो बेसिकली ये दो लोगों को जोड़ता है। तो OCEN का जो रोल आउट था वो भी बैंगलोर में था और ये भी अभी बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ फॉर्मेशन में। तो इनका सबसे स्मॉल जो टिकट साइज इन्होंने लोन दिया था, यू विल बी एस्टोनिश्ड टू हियर द फिगर, दैट वाज फॉर ₹160। तो 160 का लोन लिया था और 160 रुपीज था इसका जो सबसे लोवेस्ट था, और मैक्सिमम वाज 10 लाख।
So this was about Oaken. तो इसमें basically 4. Now who runs Oaken and what will be its role? As I said earlier कि Oaken is not an application, neither it is a software. ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है. तो सपोज अगर मेरे को लोन लेना है तो मैं सहाय ऐप के थ्रू जाऊंगी. अब उसमें बहुत सारे रजिस्टर्ड बैंक्स है. फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, काफी सारे बैंक्स है. तो वहां पर मैं अपना GSTN या पर्सनल डिटेल्स डालूंगी और मुझे उस तरीके से वो कनेक्शन मिल जाए. तो दिस इज हाउ ओपन वर्क्स. अभी ये मैंने जैसा कि बोला अर्ली स्टेज में है, पर ये इसका पैन इंडिया रोल आउट जल्दी होगा. No, anyone Any can register. Anyone can register in that. Anybody can. तो ये भी हो सकता है कोई बैंक रजिस्टर होना चाहता है, वो स्मॉल बिल्डर्स को अपना प्रोवाइड करना चाहता है लोग, या हम जैसे आप जैसे लोग जिनके पास बहुत सारे फंड्स अवेलेबल है वो भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. और जो भी कस्टमर है उसको भी डुअल चार्जेस से बैंक चार्जेस लेगा, उसको वो भी और टोकन के भी कुछ तो चार्जेस कुछ तो उनको दे. ऑफ कोर्स आप कहीं से लोन लेने जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आज के टाइम पे आपको कोई भी लोन नहीं देगा, बट उनकी खुद की कंडीशन शायद ये लोग खुद रोल आउट करेंगे एट द लेटर स्टेज कि आपके क्या इंटरेस्ट रेट चार्जेस होंगे या क्या रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होंगे. बट इट विल बी, जिस हिसाब से गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, इट विल बी लेस देन व्हाट द बैंक विल कलेक्ट. अभी जो बैंक कलेक्ट करती है ऑलरेडी, दैट विल बी लेस, फार मच लेस. यूजुअली मनी लेंडर्स को ज्यादा मिलता है इंटरेस्ट अगर वो ऐसे किसी को लोन देते हैं जिसकी जरूरत. हाँ, बट गवर्नमेंट का यही तो मोटो है कि ऐसे लोग. इस समय क्या हो रहा है, अगर यू हियर द न्यूज़, जो बहुत सारे फाइनेंसर्स हैं अभी जो मार्केट में हैं, ये पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, फॉरेन में भी दे रहे हैं, बट आजकल ये ऑनलाइन टैक्स ये सब कुछ भी नहीं पे कर रहे हैं. दे आर जस्ट गिविंग कैश लोन्स दे रहे हैं. इन सबको रजिस्टर करने के लिए सर्च सर्वे सब हो रहा है इनके. तो ये बाकियों को प्रमोट कर रहे हैं कि आपको हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म आइए, आप इस पे आप लोन्स दीजिए, अपने चार्जेस दीजिए. ये सबको मतलब ये अवेयर करना चाहते हैं कि इंडिया में एक्चुअल में हो क्या क्या रहा है. बाकी में सर्च सर्विस हो रही है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि हर जगह इस समय चार्जेस बहुत ज्यादा है. पीपल आर नॉट विलिंग टू गो टू अ बैंक, ऑफ पीपल आर नॉट विलिंग टू गो कि हम अपना पैसा किसी को दें. तो इसलिए वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स लेके आ रहे हैं. हर चीज को, ये जो तुम बात करी बिल्कुल ठीक है, पीपल आर नॉट विलिंग, बट उनको अब करना पड़ेगा. देयर हैज टू बी अ शिफ्ट इन आवर माइंडसेट आल्सो कि अब हम ये सब काम विदाउट कमिंग इनटू द गवर्नमेंट नॉलेज हम ये सब काम नहीं कर सकते. अब दिस विल इवेंचुअली एंड, इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स लाए जा रहे हैं. तो बेसिकली मतलब जो आजकल जो स्मॉल मनी लेंडिंग एप्स की जो बेसिकली चाइना या उस तरह से ऑपरेट हो रही थी, उनकी रिप्लेसमेंट के लिए वो बड़ा इलीगली काम कर रही थी. अभी भी इंडिया में भी हर चीज वो ऑन पेपर्स थोड़ी ना चल रहा है. हम आपको लोन चाहिए, वी आर ट्रेडिंग इन कैश, किसी को पता नहीं चल पा रहा है. इसलिए वो ऐसे प्लेटफॉर्म ला रहे हैं कि हम आप जैसे लोग, दो वी हैव टू पे अ बेयर मिनिमम टैक्स और हम अपने हमारे अकाउंट्स पूरे डिस्क्लोज हो जाएंगे, बट एक शिफ्ट आएगा. नियरली हम लोग को ये सारी चीजें ऑन पेपर्स दिखानी पड़ेगी. गवर्नमेंट चाहता है कि सब कुछ वो उनको पता हो. दे शुड बी वेल अवेयर अबाउट कि क्या चल रहा है किसके साथ. सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है उनका ये समझाने का. तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अभी जो हमारा क्रेडिट सिस्टम है वो बहुत अनकोऑर्डिनेटेड है, तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं. और ऑफ कोर्स इसमें बहुत टाइम लगेगा, इतना इजीली ये सब नहीं हम अडेप्ट कर पाएंगे, बट ये अभी बहुत अर्ली स्टेज है. जिस तरीके से UPI था, पेटीएम था, वो भी स्टार्ट हुए थे, उनको भी एक दे हैव टेकन अ डिसेंट टाइम टू बी वेयर दे आर टुडे. सो दिस विल हैपन फॉर दिस. ये बात तो सही है कि एक शिफ्ट जो UPI ये सब पेमेंट पे आया है, अब बहुत कम लोग कैश कैरी करना शुरू कर दिए हैं. पीपल आर होली सोली डिपेंड ऑन UPI पेमेंट्स. अभी धीरे धीरे इन सबकी पर डे की इवन लिमिट्स धीरे धीरे इंक्रीज करे. अभी एक समय लिमिट क्या है UPI की? 1 लाख रुपीज. स्टार्टिंग में शुरू हुई थी शायद, अब मैक्सिमम पर डे 10,000 रुपीज या अराउंड 20,000 रुपीज या मैक्सिमम पर डे पेमेंट कर सकते हैं. बट अभी इस समय इतनी डिपेंडेंसी, बिकॉज पीपल आर नॉट विलिंग टू टेक कैश एवरीवेयर बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ बीइंग कॉट. उसमें भी बहुत डर है कि आप पकड़े जाओगे. और एक्चुअली हमें अगर मुझे सपोज पैसे चाहिए तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझे वो पैसे कौन दे सकता है. बहुत लोग हैं जिनके पास लेंडिंग कैपेसिटी है पर वो रीच आउट ही नहीं कर पा रहे जिनको पैसों की नीड है. तो ये बेसिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हर कोई आके
देख सकता है कि मुझे इस अमाउंट, इस रेट पे, इतने अमाउंट पे चाहिए, इतने टाइम के लिए चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग ये काफ़ी कोऑर्डिनेटेड हो जाए. So our Digital India has various aspects: Aadhaar UID, eKYC, UPI, e-Rupee, DigiLocker, GSTN, and direct benefit transfer. All these are actually covered in further slides, so they will be elaborated there. Thirdly, we will be talking about digital health ID. So आप में से किसी को पता है कि digital health ID है क्या? हाँ. ये बेसिकली प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आपकी जो भी मेडिकल डिटेल्स होगी वो एक पर्टिकुलर पर्सन को एक यूनिक आईडी दे देंगे और उससे वो लिंक कर देंगे. फॉर एग्जांपल आप किसी एक्स डॉक्टर के पास गए, उसने आपकी ये प्रिस्क्रिप्शन लिखी और फिर आप किसी वाई के पास जाते तो he will be having a record of all the transaction of prescription that the ex doctor has advised or given. Plus all the records. Yeah, so this is what the basic concept of digital health ID is. तो डिजिटल हेल्थ आईडी 14 नंबर है, 14 यूनिक नंबर है जो कि हमें हमारी हेल्थ आईडी है, तो हमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है वो इन पूरे डिजिटल हेल्थ सिस्टम का. ये हमारे एक हेल्थ अकाउंट है जहाँ हमारे सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने अपना डिजिटल आईडी, यू कैन गो टू द वेबसाइट और वहाँ हमारी बेसिक डिटेल्स डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे और हमें एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिल जाएगा. ठीक है, तो अब जैसे डिजिटल हेल्थ आईडी मिल तो जाएगा, अब उसमें क्या होगा, जैसे सपोज उसमें आपके जितनी भी डॉक्टर विजिट्स हैं, जितने भी डायग्नोस, आपके ट्रीटमेंट्स हुई है, आपकी मेडिकेशंस है, आपकी रिपोर्ट्स है, वो सब ऑनलाइन मेंटेन होंगी, तो आपको उनको फिजिकली कैरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. तो जैसे कि एक मॉडल में थोड़ा इलेबोरेट करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं शिफ्ट हो गई, मैं जयपुर हूँ, मैं कल बॉम्बे चली गई. अब मेरे को अर्जेंटली कोई नीड पड़ गई कि मुझे डॉक्टर को विजिट करना पड़ रहा है, आई नीड टू सी अ डॉक्टर. अब मैं वहाँ गई, मैंने अपना स्कैन किया डिजिटल हेल्थ आईडी, फिर मेरे पास एक कंसेंट रिक्वेस्ट आएगी, मतलब जो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मुझे एक रिक्वेस्ट मिलेगी कि आप अपनी कितनी डिटेल्स, कितने एक्सटेंड तक, कितने टाइम तक, और बहुत सारी कस्टमाइज चीज़ें हैं, वो सारी मेरे अकॉर्डिंग मैं उनको उनकी कंसेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगी कि मुझे इतने टाइम तक, इतने एक्सटेंड तक देना है, अपना वो देना है. मैंने एक्सेप्ट करी, उनके पास मेरी हेल्थ रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स दिख गई उनको. ठीक है, वो डॉक्टर को ट्रांसफर कर देंगे, तो मेरे शायद केबिन में एंटर करने से पहले डॉक्टर को पता है कि मैं क्यों आई हूँ या मेरा हेल्थ हिस्ट्री क्या है, वो उस अकॉर्डिंग मुझे ट्रीट करेंगे या मुझे डायग्नोस करेंगे. तो सारी डिटेल्स डॉक्टर के पास चली जाएगी, वो अपना प्रिस्क्रिप्शन उसके अकॉर्डिंग डाल देगा. डिजिटल हेल्थ आईडी का सिस्टम है पूरा, उस पर वो डाल देगा प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली, और फिर मैं फार्मेसी के पास गई तो वो प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली मैं वहाँ भी एक्सेस कर सकती हूँ. मुझे फिजिकली कैरी नहीं करना है, मुझे सोचना ही नहीं कि मुझे ये मेडिसिन लेनी थी, ये लेनी थी, नहीं, वो प्रिस्क्रिप्शन वहाँ भी आ जाएगा, तो वहाँ से मैं मेडिकेशन ले सकती हूँ. अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी का भी को भी अपन इस चीज़ का एक्सेस दे सकते हैं, तो उनको अपनी हेल्थ रिपोर्ट्स का आइडिया मिल जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स है, इतना एज है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंश्योरेंस है वो भी टेलर मेड हो सकता है, तो हमें एक अच्छी कॉस्ट पर इफेक्टिव इंश्योरेंस भी मिल सकता है इसके अंडर. So this was about digital health ID. Now thirdly we will be talking about energy transition. ये बात सबको पता है कि जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, वो बहुत जल्दी एक्सटिंग्विश हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स. तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ नीड ऑफ आर कि हमारा जो एनर्जी ट्रांजिशन होना चाहिए, तो वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल्स, हाइड्रोजन. ये सब, इन सब से शिफ्ट से क्या होगा, हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होगी और हम रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो सस्टेनेबल है, हम उसको एक लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं. फॉसिल फ्यूल्स कभी ना कभी एक्सटिंग्विश होंगी, तो ये जो एनर्जीज है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रोजन है, बायोफ्यूल्स है, ये लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ रहेंगे. सो आई एम नॉट पुटिंग curtains down to these topics. These will be further discussed by my fellow speakers. So this was from my side. Thank you so much. Over to you. Last 2 years में इंडिया ने एनर्जी कंजम्पशन, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन 60% इंक्रीज हो गया. बट दिस इज नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज उतना ही इजीली वो शिफ्ट हो रहे हैं अपने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे. हर घर में इस समय सोलर प्लांट्स लग रहे हैं. पीपल आर जस्ट शिफ्टिंग, देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम द पीपल.
कंजम्पशन बेस पर कैपिटा, कंजम्पशन बेस, एनर्जी बेस, एक बहुत बड़ा लास्ट पैंडेमिक की वजह से मुझे लग रहा है इंडिया में बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाई दे रहा है. पीपल आर मतलब बहुत लोकल प्रोडक्ट्स, होममेड प्रोडक्ट्स, एनर्जी में भी रिन्यूएबल सोर्सेज, सोलर पावर, ये बहुत शिफ्ट आ रहा है. दिस विल लीड कि हमारा इंडिया बहुत जल्दी ऐसे डेवलप्ड कंट्री की तरह बन जाएगा. हाँ, तो मेरा Good morning, everyone. Myself Priyamvada Singhal, and I will be continuing from where my senior left off. So, my next topic is foundation of the three pillars. So now I would like to ask you what were the three pillars which were discussed by her. Offshoring. ONDC में One- startup digital differentiation. One pillar was offshoring, energy transition, And second one was and India stack, or you can say digital differentiation. so these were the three pillars. तो फाउंडेशन मीन्स कि इनको सपोर्ट कहाँ से मिला, इन थ्री पिलर्स को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है. तो सबसे पहले आता है गवर्नमेंट पॉलिसी शिफ्ट, सेकंड इज मल्टीपोलर वर्ल्ड थीसिस, थर्ड इज पेरिस अकॉर्ड, एंड फोर्थ इज आधार सक्सेस. सो व्हाट इज गवर्नमेंट पॉलिसी शिफ्ट? गवर्नमेंट ने क्या किया कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो होती है उसको कम कर दिया, ताकि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उनके हाथों में ज्यादा सरप्लस फंड्स बचे और वो फंड्स वो इन्वेस्ट करें मार्केट में, जिससे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी. इसमें कॉर्पोरेट टैक्स रेट अभी तक उन्होंने ऑडिट किया किसने अभी तक? उनको कभी कोई भी ऑडिट नहीं है. अभी तक कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्या चल रहा था? प्रियांश फिफ्टी पे थे ना रहते. कॉर्पोरेट टैक्स रेट, कंपनी पे टैक्स रेट क्या था? अब क्या हो गया? सबके लिए 15 किसके लिए हुआ? हाँ, तुमने कुछ कहा. कौन सेक्शन आया है? तुमने टैक्स कम किया? तो कैसे पता 115 BAA के बारे में? तो किन कंपनीज के लिए ये नया टैक्स रेट 22% आया, 15% आया? कंपनी के लिए जो 1 अक्टूबर के बाद 1 अक्टूबर कंबाइंड डिस्कशन एक 1 अक्टूबर बोला, 2020 बोल रहा है, 115 BAA बोल रहा है. तो अभी तक कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% था. गवर्नमेंट ने न्यू डोमेस्टिक कंपनीज के लिए 15% कर दिया है. एक स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं इनके लिए क्या हुआ है, रेस्ट के लिए उन्होंने 22% कर दिया है. कहीं 25% भी है जिनका प्रीवियस ईयर 19-20 करोड़ के टर्नओवर के नीचे था, उनके लिए 25%. तो देयर आर 3 रेट्स, बट 30% से आप 22 और 15 पे आ गए. बहुत सारी चीजें आपको गिव अप ही करनी पड़ेगी. आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, बट देयर इज अ कट इन द कॉर्पोरेट टैक्स रेट. बहुत हेल्प कर रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी कि उतना जल्दी ग्रो करे. उनको टैक्सेस की वजह से वो अपनी ग्रोथ कम नहीं कर रहा है, वो और अपने प्रॉफिट अच्छे से दिखा पा रहे हैं. दे आर मोर टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स कि हम अपनी कितनी एफिशिएंसी हम अपने बढ़ा पाए अपने काम पर. Plus, after the pandemic, many small-scale industries were greatly discouraged. तो उनको encourage करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स निकाली, जिससे जितना वो प्रोडक्शन करेंगे उस हिसाब से उनको इंसेंटिव देगी गवर्नमेंट. एंड थर्ड, गवर्नमेंट ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ा दिया. सेकेंड इज मल्टीपोलर वर्ल्ड थीसिस. सो पहले क्या होता था, यूनिपोलर वर्ल्ड थीसिस चलती थी. यूनिपोलर वर्ल्ड थीसिस क्या होती है कि पावर जो होती है वो एक पर्टिकुलर स्टेट के हाथ में होती है, और वो स्टेट था यूएस के हाथ में पूरी पावर थी, और यूएस जो करता था उसके हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी चलती थी. उसको चेंज करके मल्टीपोलर वर्ल्ड थीसिस लाई गई कि जो पावर है वो हर जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसके हाथ में इक्वली बट के रहे. तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है, यूएस एंड चाइना हैव इक्वल पावर्स इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज, और वही अभी टॉप मोस्ट इकोनॉमीज हैं. उसके बाद जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इंडिया, यूके, ब्राजील, वो ऑन द वर्ज ऑफ
डेवलपिंग स्टेज हैं और दे आर ऑल्सो वाइंग फॉर द इन्फ्लुएंस इन द डेवलपमेंट. सो वो क्या कर रहे हैं, जैसे यूएस एंड चाइना बेसिकली अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके लोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है और वो चीज़ वो एक्सपोर्ट करते हैं. तो वही इमर्जिंग मार्केट्स भी ट्राई कर रही है कि वो लोकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे बनाएं और उनको एक्सपोर्ट करें, जिससे उनकी कॉस्ट भी कम आएगी. सो दैट इज मल्टीपोलर वर्ल्ड थीसिस कि पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, सब इक्वल पावर में रहें. थर्ड इज पेरिस अकॉर्ड. पेरिस अकॉर्ड में क्या हुआ था, एक समिट हुई थी COP26. COP26 इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फॉर क्लाइमेटिक चेंज. ये नरेंद्र मोदी जी ने एक समिट करी थी जहाँ पे उन्होंने 5 की कमिटमेंट्स कमिट किए थे, विच वाज बेसिकली रिलेटेड टू एनर्जी ट्रांजिशन, कि हमें फॉसिल फ्यूल्स कम करने हैं, उनका कंजम्पशन कम करना है, हमें जीरो कार्बन एमिशंस करने हैं, और हमारी जो 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से फुलफिल हो. तो बेसिकली दिस वाज फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन मोटिव. फोर्थ इज आधार सक्सेस, एज इट इज वेरी मच विजिबल कि आधार इतना ज़्यादा आजकल इम्पोर्टेंट है, उसके बिना किसी की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो सकती. प्लस वो ज़्यादा फेमस इसलिए क्योंकि लोगों को उस पर अपनी फोटोज़ की ज़्यादा पड़ी है. अभी गवर्नमेंट 3-4 साल पहले ये लाई थी कि यू कैन अपडेट योर आधार डिटेल्स. आधी जनता तो अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज करने पहुंची. सो यू कैन सी द सक्सेस ऑफ आधार and everything is linked with Aadhaar. Your UPI apps, FASTag, facility and other identification, and even आपको अपनी KYC करवानी होती है, e-KYC, वो भी आजकल आधार पे हो ही नहीं सकती. So basically these were the foundation for the 3 pillars. अब इसकी implications क्या क्या? अब इसके implications क्या क्या हुए? India's GDP is likely to surpass $7.5 trillion by 2031, making it the 3rd largest economy. Second क्या हुआ कि इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है, and it is expected to double to 4.5% by 2031. Third, e-commerce penetration. As you can see, technology upgradation बहुत ज़्यादा हो रहा है और ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ गया, तो उसकी वजह से ई कॉमर्स पेनिट्रेशन भी डबल हो जाएगा 2031 तक, विच वी आर एक्सपेक्टिंग into the next decade. Fourth, India's workforce in the technology service sector to more than double from 5.1 million in 2021 to 12.2 million in 2031. हेल्थ केयर पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है, डिजिटल हेल्थ आईडीज की वजह से भी बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर में डेवलपमेंट हो चुका है. द डिफेंस बजट इज ग्रोइंग स्टेडली. अभी तक क्या हो रहा है कि डिफेंस के जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्टेड है, इंडिया इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग इट लोकली. तो अब इंडिया का फोकस ये है कि हम जितना भी डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो हम लोकली प्रोड्यूस करें और हमारा इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो जाए. एंड लास्ट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट पे भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉसिल फ्यूल से हटा के नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ जाती है. So that are the implications. So now risk in our view, अगर किसी चीज़ के positives होते हैं तो वहीं उसके साथ negatives भी आते हैं. अगर हम देख रहे हैं कि इंडिया के अगले 10 साल में ग्रोथ होगी तो for sure barriers भी आएंगे. तो ये 5 barriers हैं जो हमारे हिसाब से आ सकते हैं. First is global recession or weak growth. Second, geopolitics. Third, adverse domestic politics and policy errors, supply of skilled labor, and steep energy and commodity price increase. So now I would like to ask you कि global recession एक barrier कैसे बन सकता है? इंडिया का जो डेवलपमेंट है, ग्लोबल रिसेशन कैसे बन सकता है? फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के पास कहीं बाहर से ऑर्डर्स नहीं आ रहे या फिर इंडिया के अंदर मार्केट ही नहीं बचा किसी भी चीज़ का, तो कहीं ऑब्वियस रिसेशन में चल जाएगी कंट्री और पूरा हर चीज़ स्लो डाउन हो जाएगी. ना कहीं लोन्स आ रहे होंगे, फाइनेंशियल सेक्टर इस चक्कर में पूरा ठप हो जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में अगर डिमांड नहीं आ रही है और वो रिसेशन में चला गया तो और इससे जॉब पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगी. तो ओवरऑल नुकसान. Correct. Global recession or weak growth, developments that could hurt India's growth includes geopolitical events, supply side disruption. Supply side हमेशा से इंडिया की प्रॉब्लम रही है
कि या तो ओवर सप्लाई होती है हमारे पास, डिमांड उतनी होती नहीं है, या फिर जिसकी डिमांड होती है उतनी सप्लाई नहीं होती। सो वो एक रिसेशन ला देता है। पॉलिटिकल ग्रिडलॉक होता है कि जो लोगों की उम्मीदें होती हैं कि गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स लाए, गवर्नमेंट वो लाती नहीं है। इसकी वजह से जो हमारा ग्रोथ प्रोसेस है वो वीक हो जाता है। एंड ओवर टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज के अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो मॉनेटरी पॉलिसीज क्या क्या हो सकती हैं एंड फिस्कल? टैक्स रेट्स वगैरह बदलना, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रेपो और रिवर्स रेपो रेट में रेपो में बैंक आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देती है रेपो, और रिवर्स रेपो में बैंक से बैंक को आरबीआई रेपो बैंक से पैसे देती है। Second, geopolitics. So now what is geopolitics? Geopolitics का मतलब है कि किसी कंट्री की ज्योग्राफिकल लोकेशंस की वजह से उसको जो रिस्क उठाने पड़ रहे हैं, दैट इज जियोपॉलिटिक्स। अब इंडिया की लोकेशन ऐसी है कि वो हर तरफ से एनिमीज से घिरा हुआ है, चाइना, पाकिस्तान, इधर अपना बांग्लादेश, एंड प्लस जो आउटसाइड द वर्ल्ड जो चीजें हो रही हैं जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, उसकी वजह से भी इंडिया पे काफी इम्पैक्ट आया। चाइना की वजह से हमने चाइना के 52 एप्स बैन कर दिए थे, उसकी वजह से भी इंडियन इकोनॉमी पे काफी इम्पैक्ट आया था, चाहे बैन करे लेकिन इम्पैक्ट आया था। हालांकि उससे इंडियन पेरेंट्स बहुत खुश थे टिकटॉक के बंद होने से, लेकिन फिर भी। थर्ड इज एडवर्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी एरर्स। A fractious political situation could also inhibit the ability and willingness of policy makers to continue with the reforms. इसमें क्या है कि गवर्नमेंट कभी कभार ऐसी पॉलिसीज या ऐसे पॉलिसी एरर्स कर देती है जिससे उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे आ गया था। फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन सबको पता है वो सक्सेसफुल नहीं था, लोगों ने मतलब हीप्स ऑफ मनी वो जला दिया था, ब्लैक मनी इतना निकला ही नहीं, उन्होंने जलाना ज्यादा प्रेफर किया, तो इट वाज अ फेल। तो इन सब पॉलिसी एरर्स की वजह से जो ये एक बैरियर बन जाता है। सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर, इंडिया में जो ट्रेडिशनल लोग हैं जो बहुत सालों से बिजनेस करते हुए आ रहे हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, वो चेंज ही नहीं करना चाहते अपने आप को, जो आज की जो हमें चाहिए होती है उसके हिसाब से वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। और दूसरी चीज, हमारे इंडिया में ज्यादा इलिटरेसी और पॉवर्टी है, तो उसके हिसाब से वैसे भी जो लोग हैं वो स्किल्स डेवलप नहीं कर पा रहे जो एक्चुअल में हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है कि हमारे पास स्किल्ड लेबर ही नहीं है टू मीट दैट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस। फिफ्थ इज स्टीप एनर्जी एंड कमोडिटी प्राइस इंक्रीजेस। ये अभी सबको पता है कि एकदम से फॉसिल फ्यूल से नॉन कार्बन पे तो हम जा नहीं सकते, तो अभी हमें इंपोर्ट्स पे रिलाई करना पड़ेगा, लेकिन हम उस पर इतना रिलाइड है कि हमारा इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है एनर्जी का, जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट हो रहा है और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है। सो दीज आर द बैरियर्स। नाउ अ न्यू ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, कैन इंडिया बिकम a new driver, that is, can India shift itself from the back seat to the front seat? अब ऐसा माना जा रहा है जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है उसका वही सेम मॉडल है जैसा ईस्ट एशियन कंट्रीज का है, फॉर एग्जांपल चाइना एंड जापान। उनका जो ग्रोथ मॉडल है उसी मॉडल पे भी इंडिया चल रहा है। जैसे इंडिया जो अभी कर रहा है वो अपने इन्वेस्टमेंट एनकरेज कर रहा है ताकि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। वो इंडिया में क्यों नहीं होता ज़्यादा? क्योंकि इंडिया के लोग सेव करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं रादर देन इन्वेस्टिंग। एंड प्लस इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा रहा है, टेकिंग इट क्लोजर टू द ईस्ट एशियन ग्रोथ मॉडल। Second, with India set to drive a fifth of global growth in the coming decade, we believe it offers a compelling opportunity in a world starved of growth. कि इंडिया का मेन मोटिव है कि वो फिफ्थ से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। तो जो ईस्ट एशियन मॉडल है, जैसे चाइना का जो मॉडल है, वो मोस्ट एप्ट है कि इंडिया उसी पे चले और तभी वो थर्ड पोजीशन अचीव कर पाएगा। इंडिया इज इमर्जिंग एज अ की एंकर ऑफ एशियन एंड ग्लोबल ग्रोथ। ऐसा माना जा रहा है कि जो आने वाले 10 सालों में इंडिया
की डेवलपमेंट ही एशिया की डेवलपमेंट मानी जाएगी और वो की एंकर माना जाएगा. सो इंडिया वर्सेस चाइना. ईस्ट एशियन कंट्रीज में अगर हम देखें तो चाइना इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री. तो मतलब इंडिया को उसी से कंपेयर किया जाएगा ज़्यादा, क्योंकि इंडिया भी उसी स्टेज पे है. लेकिन इंडिया कहाँ डिफरेंट होगा चाइना से? फर्स्ट, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ डिफरेंशियल टू स्विंग इन इंडियाज फेवर. जो चाइना की जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, फैक्टर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, उसकी जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है इंडिया की उससे जस्ट हाफ है इस समय. लेकिन प्रिडिक्शंस के हिसाब से जो अगले 10 साल में इंडिया उस चीज़ को सरपास कर जाएगा और इंडिया की जो ये प्रोडक्टिविटी फैक्टर है वो इंडिया के फेवर में आ जाएगा रादर देन चाइना. सेकेंड, अ हाई टर्मिनल रेट एंड अ लॉन्गर ग्रोथ रनवे. टर्मिनल रेट से मतलब है कि डेमोग्राफिक्स चाइना में ओल्डर पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन नहीं है. लेकिन इंडिया में क्योंकि यूथ है तो यहाँ पे एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ज़्यादा है. एंड प्लस वहाँ पे चाहे पॉपुलेशन ज़्यादा हो लेकिन वहाँ का जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा जो आजकल की यंगर जनरेशन मीट कर सकती है. सो वो इंडिया के फेवर में है चीज़ कि यहाँ पे यूथ ज़्यादा है. थर्ड, इंडियाज कंज्यूमर विल बी अ ग्लोबल ड्राइविंग फोर्स. इंडिया का कंजम्पशन बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, और यहाँ पे हम हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं जो पहले नहीं कर सकते थे. सो जैसे ही कंजम्पशन बढ़ा हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो गई, एंड उस इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसी अचीव होगी हमारी जीडीपी ग्रोथ भी हो जाएगी. फोर्थ, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो विल पीक एट अ लोअर लेवल. चाइना में क्या है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है. वहाँ पे जैसे ऐसा बोलते हैं कि यूएस ने व्हाट्सएप का वहाँ पे हेडक्वार्टर्स वहाँ पे सेटअप तो किया, लेकिन वो व्हाट्सएप खुद यूज़ नहीं करते, वो अपना ही ऐप यूज़ करते. तो वहाँ पे एमएनसी भी आ गई और उनकी कॉस्ट भी बच गई. तो वैसे ही लेकिन यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है ही नहीं. तो उस मामले में इंडिया चाइना से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं तो उसमें स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ आएगी, लेकिन चाइना में वहीं बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ है उस चीज़. फिफ्थ, MNCs will be able to participate more actively in India's growth. मल्टीपोलर वर्ल्ड थीसिस से क्या हुआ कि यूएस एंड चाइना में ट्रेड टेंशंस बढ़ गई. उसकी वजह से क्या हुआ कि जो एमएनसीज हैं वो उन टेंशंस की वजह से अपने जो सारा सेटअप है वो चाइना की तरफ शिफ्ट कर रही, वो इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है फ्रॉम चाइना. क्योंकि अगर किसी कंट्री में टेंशन चलेगी तो वहाँ पे एमएनसीज रुकना ही नहीं चाहेंगी. तो अब सारी एमएनसीज इंडिया में शिफ्ट कर रही है. एग्जाम्पल एप्पल ने भी अपनी चाइना से शिफ्ट करके अब इंडिया में आ रहा है. नाउ इंडिया इज मतलब अब इंडिया फैक्ट्री टू द वर्ल्ड कहलाने लग गया. कोई बता सकता है क्यों? ऑफशोरिंग की वजह से अगर वो उसके बैक एंड ऑफिस में वहाँ पे खोलेंगे तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी चाइना से. वो ऑफिस टू द जो ऑफशोरिंग फैक्ट्री में क्या होता है? और बहुत बड़ी एक फैक्ट्री में क्या क्या चीज होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और जो वो प्रोडक्ट्स बने उसको एक्सपोर्ट करना. तो इंडिया फैक्ट्री टू द वर्ल्ड इस वजह से बन रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग. Key enablers of the manufacturing push. Transition to a multipolar world brought about by changing global trade relations. कोई बता सकता है ये रीजन क्यों? इससे पुश कैसे मिलेगा मल्टीपोलर वर्ल्ड से? क्योंकि इससे सिर्फ वो एक पर्टिकुलर कंट्री फॉर एग्जांपल यूएस पावर जब शिफ्ट हो रही है तो मतलब इंडिया के पास भी एक पूरी फैमिली बनाने का ऑप्शन है, इंस्टेड की वो सिर्फ एक यूएस का साथी या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का साथी बन के रहे. आज वो रशिया से भी उतने अच्छे व्यवहार रख सकता है जितना वो यूएस से रख रहा है, और अगर कोशिश करे तो चाइना से भी रख सकता है. तो इससे वो इट इज गेटिंग द गुड ऑफ होल वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम अ सिंगल कंट्री और अ पर्टिकुलर नेशन. करेक्ट.
एटलीस्ट ही इज ट्राइंग। तो पूरी क्लास में वो एक बच्चा एटलीस्ट ट्राई, वो एक दो बच्चे दिख रहे हैं जो ट्राई कर रहे हैं बोलने का। करेक्ट, बाकी सब भी अपने व्यूज दे सकते हैं। व्यूज दो यार। Not that view. Better view. ट्रांजिशन टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि उनको भी अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है, तो लोकलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। इसलिए यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिल जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे प्रोडक्शन ही ज़्यादा होगा लोकल प्रोडक्ट्स का, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग पुश उनको मिल जाता है। सेकेंड, गवर्नमेंट सप्लाई साइड रिफॉर्म्स, रिड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स एज ऑलरेडी डिस्कस, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, इससे रिलेटेड कुछ सेक्शन है हमारे इनकम टैक्स में। सुना है कभी प्रोडक्शन लिंक्ड कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स कुछ चाहिए हमारी तरफ से, गवर्नमेंट ने दी है? ये एक्सपोर्ट की वाले बता, एक्सपोर्ट यूनिट में, ताकि अगर आप 10 साल के बाद में अगर आपको और चीज वाले में अगर आपको और चाहिए तो आप उसका पर्टिकुलर सेक्शंस हैं और एनडब्ल्यू तो केवल एसईजेड के लिए, एसईजेड के लिए 80 वाली सीरीज में या 80 आईए आईपी नहीं परसेंटेज मतलब डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है ना। प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर सिंपल से ये है, अगर आप पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, अपनी आप मैन्युफैक्चरिंग एक पर्टिकुलर सेक्टर में करोगे, तो 80 आईए में आपको जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया उतने का आपको डिडक्शन मिलता है। दिस इज प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम जो लाके दिए हैं। दीज आर द सीरीज जो उन्होंने उनकी तरफ से रिफॉर्म, जितना भी आपने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप में आप इसमें फेज में जा रहे हो, जितना भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसमें पूरी आपको 100% ऑफ द प्रॉफिट इज बीइंग एग्जेम्प्ट। ये सारे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आ रही है। अभी भी क्लेम कर रही हैं 80 आईए आईबी वाली सीरीज की बात कर रही हूँ। लेबर रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट काफ़ी सारे लेबर रिफॉर्म्स ला रही है, जैसे एक स्टैंडर्डाइज्ड वेज रेट सेट कर दी कि इतना तो वेजेस मिलेंगे, सेफ वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी कर दी कि विमेन वर्कर्स भी उतनी होंगी जितने मेल वर्कर्स हैं। तो ये काफ़ी लेबर रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लाई। एंड फोर्थ, एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से बेडरॉक होता है किसी भी इकोनॉमी का। अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कुछ उस इकोनॉमी में हो नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ट्राई करिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो एक्सपैंड करे एंड इन अ बेटर वे। थर्ड, इंडियाज कॉस्ट एडवांटेज। इंडिया को कॉस्ट एडवांटेज कैसे मिलता है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल। आजकल क्योंकि अपनी यंगर जनरेशन को भी दिख रहा है कि इंडिया इज इन द डेवलपमेंट स्टेज, तो वो बाहर जाने के बजाय इंडिया में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है। एग्जाम्पल शार्क टैंक। शार्क टैंक में काफ़ी सारे वो एंटरप्रेन्योर्स आए जो इंडिया में कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आना चाह रही है। सेकेंड, तो जब इंडिया में सारे प्रोडक्ट्स बनना चालू हो जाएंगे ऐसे जो कंपेटिटिव होंगे बाहर के प्रोडक्ट्स से, तो अपनी कॉस्ट वैसे ही कम हो जाएगी। सेकेंड, इंडियाज लो लेबर कॉस्ट। यहाँ पे लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है, आप सभी को पता है। एंड थर्ड, लार्ज कंजम्पशन बेस, कि जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगी। हमारा लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग आउटलुक क्या है कि अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डेवलप होगा तो उसका आउटलुक क्या होगा? ओवरऑल शेयर इन जीवीए टू इंक्रीज फ्रॉम 15.6% टू 21% इन 2031। और वो कैसे होगा? इंटरप्ले ऑफ डेमोग्राफिक्स, दैट इज यंगर जनरेशन पॉपुलेशन, रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ला रही है, एंड इंटीग्रेशन विद ग्लोबल इकोनॉमी, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उससे भी मैन्युफैक्चरिंग को हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। और इससे क्या होगा? हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग पाई है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा जो प्रेजेंटली है। एंड सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग से हमें, मैन्युफैक्चरिंग का एक आउटलुक हमें क्या मिलता है कि हमें सेक्टर वाइज एनालिसिस मिल जाता है। हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स क्या हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स एंड मेटल प्रोडक्ट्स। ये ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव है, तो अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो और हमारी मशीनरीज और इंस्टॉल होंगी तो ये लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव हो जाएंगे, जिससे हमारा इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ग्रो करेगा आने वाले 10 साल।
सेकेंड, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग देयर आर एक्सपोर्ट्स इंडिया में ज़्यादा अच्छा नहीं है, स्पेशली गुड्स का। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में जो है इट रिमेन्स लैक लस्टर मतलब उसमें चमक नहीं है। तो एक प्रॉब्लम बस ये आती है इंडिया में एक्सपोर्ट्स की कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसके बजाय हमारा जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये हम जो एक्सपोर्ट है हमारा, ये ज़्यादा ब्राइट स्पॉट है इंडिया में। Third is infrastructure. As I have already mentioned कि infrastructure forms the bedrock of sustained growth in an economy. क्योंकि infrastructure का linkage हर जगह, आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और आपको अगर गुड्स बाहर भेजने तो उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वो एक बेडरॉक है, और इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स और इसकी फाइनेंसिंग के लिए भी काफ़ी सारे जो फंड्स हैं वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे। सो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कैसे हो सकती है? मल्टीलेटरल फंडिंग, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एंड पीएम गति शक्ति। मल्टीलेटरल फंडिंग, आपने वर्ल्ड बैंक सुना है, आईएमएफ सुना है, एशियन बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक सुना है, तो इनसे इंडिया काफ़ी सारे फंड्स लेके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। सेकेंड, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये इंडिया ने अगस्त 2021 में ही लॉन्च किया है। जैसे पाइपलाइन में वाटर सीमलेस फ्लो करता है, वैसे ही गवर्नमेंट चाहती है कि जो फंड्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सीमलेसली मूव करें। तो उन्होंने क्या किया, ये स्कीम एक प्लेटफॉर्म लाए जहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं और वो देख सकते हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो उतना ही इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में या नहीं जितना उन्हें करना चाहिए, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो फंडिंग लगा सकें। एंड थर्ड, पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति भी बहुत लेटेस्ट है, अक्टूबर 2021 में गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। इसमें क्या है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं अपनी, इंक्लूडिंग रोड्स एंड रेलवेज, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन करती है और एक इंटरकनेक्टिविटी बनाती है कि हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेके आ सकते हैं और कैसे इंटरकनेक्टेड रह सकते हैं रोड्स एंड रेलवेज, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड गुड्स हैं वो सीमलेस हो और रिडक्शन ऑफ टाइम हो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है जो गवर्नमेंट ला रही है। नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। First of all, I would like to thank Priyamvada and Vidhi for explaining. So my name is Shruti and now I will take you to my slides. So the office to the world. Why India is the office to the world? कोविड के बाद जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस है, दे आर मोर फोकसिंग ऑन वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम इंडिया। इंडिया जो है वो बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है, यहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ को हायर करती है। इसके काफ़ी रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉस्ट रीज़न है, जो यहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ है उनको जो वेजेस देती है वो 8 to 10 टाइम्स लोअर है जो वो अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी कंट्री में दे। फिर सेकंड है टाइट सप्लाई। जो GFC पीरियड है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पीरियड, उसके बाद जो ग्लोबल कंट्रीज़ है वहाँ पे जो IT एम्प्लॉयज़ है, IT प्रोफेशनल, उनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत हाई है। तो उनकी वहाँ पर कमी होने के कारण दे हैव टू डिपेंड ऑन इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज। जैसे USA है, वो यहाँ पे उन्होंने GCC सेंटर्स खोले हैं, दैट इज ग्लोबल कैप्टिव सेंटर्स। दे हैव टाइड अप विद द IITs टू हायर talent and then train them. So what are the demand drivers supporting the case for stronger growth over the next decade? First is addressable pie is expanding. जो ओवरऑल IT सेक्टर है, जो मार्केट शेयर है वही बढ़ रहा है। IT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सेक्टर, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे वो एजुकेशन है, डिफेंस है, हर में IT यूज़ हो रहा है। जो अपने ऑडिट है वहाँ पे ऑडिट ऑटोमेशन हम यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत काफ़ी यूज़फुल है। इससे हमारा टाइम सेव होता है एंड वी कैन फोकस ऑन मोर यूजफुल थिंग। जो एनालाइज का प्रोसेस है उसमें हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। दिस इज़ द डेटा एरा। डेटा जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको अपनी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस है जो अपने IT बजट्स बढ़ा रहे हैं।
सेकेंड इज पब्लिक क्लाउड. पब्लिक क्लाउड क्या होता है? जो भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है दैट इज ओवर द इंटरनेट वी आर यूजिंग, दे आर द पब्लिक क्लाउड. जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, दे आर द शेड वंस. इसकी काफ़ी यूजेस है. जो कॉस्ट आती है पब्लिक क्लाउड की वो काफ़ी कम होती है. वी कैन पे ऑन वी कैन पे ऑन डिमांड. जितनी हम डिमांड करते हैं उसके हिसाब से हम उसे पे कर सकते हैं, ना ही तो हमें उसे मेंटेन करने की ज़रूरत है. सो जो TCS का CEO है उन्होंने कहा जो पब्लिक क्लाउड है दिस इज जस्ट द स्टार्ट. अगर हर कंपनी अपने पास पब्लिक क्लाउड यूज़ करेगी, AI जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो यूज़ करेगी, दे कैन इंक्रीज देयर रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी. दिस कैन ऑल्सो हेल्प द सोसाइटी इन कॉमन. आजकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है, देयर इज अ सॉल्यूशन फ्रॉम फॉर एवरी प्रॉब्लम. थर्ड है टाइट सप्लाई लेड टू ग्रेटर यूज ऑफ आउटसोर्स सर्विस. यूएस है, वहाँ पे उनकी इतनी इंटरनल शॉर्टेज है IT प्रोफेशनल की, दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज, तो इसलिए वो ऑफशोर कर रहे हैं सर्विसेज को. इम्प्लीकेशन. ये स्लाइड कौन समझाएगा फिर समझिए. बंद कर. पढ़ के समझा दो वही बहुत है. And the first point is about how we all believe that data is the new oil. तो अब लोग डेटा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो डेटा एनालिसिस है वो काफ़ी ज़्यादा अभी प्रमोट हो रहा है. Next. Second point is about public cloud. Public cloud पे data रखने को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं. आपको रीड आउट करते हैं. तो थर्ड आउटसोर्सिंग सर्विसेज की तरीके से इंक्रीज हो रही है क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रहा है. लेबर इजीली अवेलेबल होना चाहिए, लेबर अवेलेबल होना चाहिए, तो इससे अपने कुछ सर्विसेज हैं नॉन ग्रोथ आउटसोर्स करें. ये कैसे हमारी ग्रोथ को हेल्प कर रहा है ये तीनों चीजें. एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज हो रहा है. मैम डेटा एनालिसिस के बेसिस पे तो हमें मतलब हम कस्टमर को क्या चाहिए उनकी नीड का पूरा हम एस्टिमेट बैठा सकते हैं और उसके हिसाब से जो भी हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो डेवलप कर सकते हैं. अब एक्चुअली डेटा इधर भी हो है, मतलब जैसा बताया अगर डेटा है तो भी हम लोग अपने को आगे सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स. सेकंड वाला पॉइंट का क्या मतलब है. तो मैम पब्लिक क्लाउड चीपली अवेलेबल होता है. हमारे जो भी हम डेटा है जो भी हमें चीपली अवेलेबल होता है तो मतलब उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई, तो उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गई, ग्रोथ इंक्रीज हो गई. इसमें मेनली है कि ओवरऑल जो IT सेक्टर है वही ग्रो हो रहा है. जो हमारा एड्रेस कर रहा है वो हम IT सेक्टर को एड्रेस कर रहे हैं. तो अगर वही ग्रो हो रहा है तो इंडिया को भी बेनिफिट कर रहा है. बाहर जो देश है वहाँ पे टाइट सप्लाई है, वहाँ पे उनके पास डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो दे हैव टू आउटसोर्स और ऑफशोर फ्रॉम इंडिया. और इंडिया बहुत अट्रैक्टिव है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कम है और यहाँ पे जो टैलेंट है लोगों का वो भी ज़्यादा है. यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है. जो IT सेक्टर है वहाँ से 1.5 मिलियन ग्रेजुएट्स होते हैं और जो GCC सेंटर्स है ग्लोबल कैप्टिव सेंटर वो उनसे टाई अप करती है और हायर करती है एम्प्लॉयज़ को. सो थर्ड है कि इम्प्लीकेशन ऑफ सर्विस बूम फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर. कि जो सर्विस में इतना बूम हो रहा है तो उससे रियल एस्टेट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो फर्स्ट इसमें मल्टी ईयर IT सर्विस आउटसोर्सिंग ट्रेंड कि जो बाहर की कंपनीज है वो आउटसोर्स कर रही है, ऑफशोर कर रही है, वो अपनी GCC सेंटर्स को यहाँ पे सेटअप कर रही है. तो उसकी वजह से उनको ऑफिस चाहिए, फीलिंग डिमांड फॉर ग्रेड A ऑफिस स्पेस. उनको स्पेस की रिक्वायरमेंट है इसलिए रियल एस्टेट बढ़ रहा है. कैपिटल इंटेंसिव, ये एक बहुत कैपिटल, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है और जो रिटर्न है वो उनका रेंट है. आउटलुक इन शॉर्ट क्या बोलना चाह रही है. IT सेक्टर्स implication of services boom for the एक रियल एस्टेट सेक्टर हमारा कैसे बूम कर रहा है.
आउटसोर्सिंग की वजह से हमारा रियल एस्टेट सेक्टर पे क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब सर्जन आउटसोर्स करेंगे उनको सेटअप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। ऐसे में गिफ्ट सेक्टर का फायदा होगा क्योंकि लोकल कंपनीज हैं लोकल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगी। लोकल नहीं, वो अपना सेटअप यहाँ करेंगी। तो जो कंपनीज यहाँ पे लोकल कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है यहाँ पे उनके लिए बेनिफिट होगा कि बाकी कंपनीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगी। रियल एस्टेट बढ़ रहा है यहाँ से। बैंगलोर की रेंज पता नहीं कहाँ जा रही है गुड़गांव में जो बेसिकली इसी वजह से क्योंकि सारे अपने बैक ऑफिसेज यहाँ पे जो इंडियन ओपन कर रहे हैं, यहाँ वो ओपन कर रहे हैं, उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर फंडिंग चाहिए ना किसी कंपनीज को यहाँ पर अपने आप को सेटअप करने के लिए। और उनके ऑफिसेज नॉर्मली ऑफिसेज नहीं होते, वो हाई ग्रेड ए ऑफिसेज होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है उनके लिए, उनको इन्वेस्ट करना है, वो यहीं से पैसा उठाती है, वो बाहर से पैसा नहीं लाएंगी, यहीं से फंड उठाती है, यहीं के मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ की मार्केट को इन रिटर्न उनको हाई रिटर्न, उनको रेंटल भी मिल रहा है, रिटर्न बैंक से अगर वो लोन उठा के यहाँ पे फंड लगा रहे हैं उनको रिटर्न भी हाई मिल रहा है यहाँ पे। तो दोनों तरफ आउटसोर्सिंग भी हो रहा है, हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमें रिटर्न भी मिल रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। आउटलुक कमर्शियल आउटलुक यहाँ पे ऑफिस डिमांड बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे जीसीसी सेंटर एमएनसी सेटअप हो रही है। रेजिडेंशियल आउटलुक जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, लोगों के पास उनकी इनकम बढ़ रही है, दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, तो उसकी वजह से जो रेजिडेंशियल डिमांड है वो भी बढ़ रही है। जैसे गुड़गांव में डीएलएफ साइबर सिटी, बैंगलोर, मुंबई, वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया काफी टाउनशिप बढ़ रही है वहाँ पे। फिर सब एक तरह अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक तरह से बढ़ा लेते हैं। जैसे हमारे भी जितने भी इंडियंस हैं सबको एक शिफ्ट चाहिए, जैसे जहाँ से कोई जयपुर से दिल्ली शिफ्ट होता है उसके अंदर एक चेंज आ जाता है, तो वहाँ यहाँ पर हो रहा है उनका आउटलुक चेंज। अगर कोई रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ रहा है तो उनको एक प्रॉपर ऑफिस चाहिए, उनको अपने लिए कार्स चाहिए, व्हीकल्स चाहिए, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस चाहिए, ऑफिस घर चाहिए, पर्टिकुलरली उनको प्रॉपर रहने का। तो हर चीज में धीरे धीरे ये सब चीजों की वजह से बूम आ रहा है। एक आउटलुक, एक पर्सपेक्टिव, हम इंडियंस का ही पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा। The consumer to the world. So India is the second large consumption country in the world after China. जो यहाँ का consumption rate है वो GDP में 58% कंट्रीब्यूट करता है। इसके फैक्टर्स क्या है, जो ड्राइवर्स है वो क्या है, पर कैप्चा इनकम, लोगों के पास ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ रही है, तो ज़्यादा दे आर मोर स्पेंडिंग। फिर इंटरनेट पेनिट्रेशन, जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ है वो हर जगह, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, हर जगह है। इंटरनेट फैसिलिटीज़ बढ़ने के कारण लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे। अर्बनाइजेशन, जो रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, वहाँ पे उनकी डिमांड बढ़ रही है, उनकी नेसेसिटीज़ बढ़ रही है। शेयर ऑफ पॉपुलेशन इज स्पेंडिंग एज, जो स्पेंडिंग एज है दैट इज 15 to 60 ईयर्स, उसमें पॉपुलेशन का शेयर भी ज़्यादा हो रहा है, तो दे आर मोर स्पेंडिंग। इंडियाज ट्रिपल ए अपॉर्चुनिटी, जो कंजम्पशन की जो स्टोरी है वो कहाँ से आ रही है, दैट इज ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए में फर्स्ट है कि एज, इंडिया का जो पॉपुलेशन उसमें सबसे ज़्यादा जनरेशन जेड और मिलीनियल लोग हैं। जो हमारी जनरेशन है, यूथ है, हमारी लिटरेसी रेट पहले के डिकेड से काफ़ी ज़्यादा है, सबके पास स्मार्टफोन्स है, इंटरनेट है, तो हम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सबके पास सबका एक्सेस है। एस्पिरेशन, सोशल मीडिया इज द न्यू रिफॉर्म फॉर एस्पिरेशन। आज हम कुछ भी नेट पे देखते हैं, हमें वो चाहिए होता है, कोई नेसेसिटी चीज़, कोई नई चीज़ आ रही है, नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो अगर हमें फ़ायदेमंद लगता है तो हम उसे खरीदते हैं। एक्सेस, जो इंटरनेट आज रूरल एरिया में इंटरनेट है, अर्बन एरिया में इंटरनेट है, उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम है, तो सबके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, दे हैव स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, सो दे आर कंज्यूमिंग मोर। रोल ऑफ ई कॉमर्स फॉर डिस्क्रिशनरी एंड स्टेपल बिजनेस, जो कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो स्टेपल बिजनेस पे भी है, जो जैसे कि फूड और डिस्क्रिशनरी आइटम पे भी जा रहा है, जैसे कि लग्जरी, एसी, कार, इन सब पे। तो इसमें ई कॉमर्स का क्या रोल है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इसमें हम जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो ज़्यादा खरीदते हैं। जो ई कॉमर्स पे, जो आज अगर हम रूरल एरिया में भी है तो हम ई कॉमर्स से कुछ भी शॉप कर सकते हैं और वो हमें कम कॉस्ट पे मिलता है, जितने डिस्काउंट मिलते हैं वहाँ पे, और जो डिलीवरी भी है वो ऑनलाइन हो जाती है।
regulatory changes to drive a faster shift. तो जो जीएसटी है उसके आने के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट कम हुई है. पहले हमारे पास काफ़ी टैक्स लगते थे जैसे कि वैट और सीएसटी, इन सब का अब एक कॉमन टैक्स हो गया है जो है जीएसटी. इसकी वजह से प्रोडक्ट्स की प्राइस कम हो गई है, तो इसकी वजह से लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. थैंक यू. Good afternoon, everyone. Myself Palak Natra. I would like to continue the ongoing discussion. First of all, India Stack, a technological leap. What does India Stack mean? दीदी ने explain किया था. India Stack. Yes, correct. इंडिया स्टैक इज बेसिकली गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म ताकि जहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन है अपन उसको डिजिटल एज में ले जाए. बेसिकली डिजिटलाइजेशन इज द मोटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम पेपरलेस, कैशलेस, प्रेजेंसलेस इकोनॉमी की तरफ मूव करें. तो वो कैसे होगा जब हम सारे ऑपरेशंस कुछ भी सब कुछ हम डिजिटलाइज करेंगे. तो दिस इज द मोटिव ऑफ इंडिया स्टैक. डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है वो ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था और इसका मोटिव यही था जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट हमें कुछ भी प्रोवाइड कर रही है वो हमें इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू मिल जाए ताकि बीच में कोई और इंटरमीडिएटरी ना हो, गवर्नमेंट एंड अस, ताकि लीकेजेस और कम हो जाएंगे उसमें. अब है बैकबोन ऑफ इंडियाज डिजिटलाइजेशन. इंडिया स्टैक उसका मेन मोटिव है डिजिटलाइजेशन. तो डिजिटलाइजेशन जो है वो कैसे होगा. इंडिया स्टैक की 4 लेयर्स होती हैं. कंसेंट लेयर जहाँ पे हमारा डेटा मेंटेन होता है और उसको आरबीआई गवर्न करती है. आरबीआई बेसिकली डिसाइड करती है कि हमें कब डेटा शेयर करना है. वो हमारा डेटा शेयर ऐसे नहीं कर सकती, कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, वो हमारे ड्यू कंसेंट लेगी. सेकेंड है पेमेंट लेयर. सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा तो कैशलेस, सब कुछ कैशलेस होगा, पेपरलेस होगा, कुछ करेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा. देन द फोर्थ वन इज प्रेजेंसलेस लेयर. हमें वहाँ प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा, सब कुछ डिजिटली हो जाएगा. अब डिजिटल इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं. फर्स्ट वन इज यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डीपीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ईकेवाईसी, डिजी लॉकर. फर्स्ट वन इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हमारी गवर्नमेंट ने 2016 में लॉन्च किया था. इसका बेसिक मोटिव ये था कि हम कभी भी इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं. हमें बस इसके लिए इतना चाहिए, हमारा बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड होना चाहिए विद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. मतलब बैंक में हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, फिर हम उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज ई-रूपी. ई-रूपी इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल करेंसी विच वाज लॉन्च्ड बाय आरबीआई ऑन 1 नवंबर. डिजिटल करेंसी बेसिकली जो हमारे पास पेपर नोट्स और ये सब हैं जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म है उसी का डिजिटल वर्जन है. बट ई-रूपी में ये है इट इज अ पर्सन एंड अ पेमेंट स्पेसिफिक स्कीम. इसमें ये है कि जो गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स दे रही है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी रिसीव करे, बीच में कोई लीकेजेस ना हो. बट डिजिटल करेंसी बहुत अलग है. डिजिटल करेंसी इज जो पेपर नोट हमारे पास घर पे होते हैं 500,000, दैट इज डिजिटल करेंसी. अब ई-रूपी ये कहना चाहती है एक गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि सपोज कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना चाहती है. दे वांट टू गिव देम कि हर को में 10,000 रुपये. तो उनके पास डेटा है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, तो केवल डायरेक्ट उनके पास एक पैसा चला जाए. दैट इज अ समवट स्कीम है. जो डिजिटल रुपी है, जैसे डॉजी कॉइन था, ये सब कॉइन्स थे अभी तक, ये जो हमारी क्रिप्टो करेंसीज चल रही थी, उसका मतलब अभी आरबीआई लेके नहीं आई है, बट उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया 1 नवंबर 2022 से. आपको डिजिटल रुपी भी लेके आएगी. हम ऑनलाइन भी अपने ये सब ट्रेडिंग कर सकते हैं इन द डिजिटल रुपी. ई-रूपी इज वेरी मच डिफरेंट. ई-रूपी इज अ स्कीम जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ला रही है फॉर मेनी पीपल, नॉट फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन, बट किसी के लिए भी. वो इंसेंटिव को डायरेक्ट 1-to-1 देना चाहती है. इंटरमीडियरीज के थ्रू आपके पास वो पैसा नहीं पहुंचाना चाहती है. दैट इज दिस ई-रूपी स्कीम. अब ई-रूपीज का डिजाइन स्ट्रक्चर ऐसा ही, हमें प्रीपेड वाउचर्स के थ्रू हमारे डायरेक्ट मोबाइल फोन पे आता है. इसके लिए हमें ना तो कोई एप्लीकेशन, ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट कनेक्शन, तीनों ही चीजें नहीं चाहिए. अगर हमारे पास बैंक अकाउंट भी नहीं है तब भी हमारे पास इस स्कीम का बेनिफिट आ सकता है. जबकि डीबीटी विच इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसमें जो गवर्नमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस कर रही है, मतलब जो भी वेलफेयर स्कीम है, वो हमारे पास तभी आ सकती है जब हमारे पास बैंक अकाउंट होगा और वो भी आधार लिंक्ड होगा.
बट इस स्कीम में ऐसा नहीं, अगर हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है तब भी हम इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस स्कीम की जितनी भी अमाउंट है वो सब SMS या QR कोड के थ्रू आएगा, और वो फिर हम बैंक के पास जाके इन द फॉर्म ऑफ वाउचर्स आएगा, तो बैंक जो बैंक स्पेसिफिकली E-Rupees एक्सेप्ट करते हैं वहां जाके रिडीम करवाएंगे। बेनिफिट्स ऑफ E-Rupees, सबसे पहले कॉस्ट रिडक्शन। पेपर, जब हम फिजिकल प्रेजेंस नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें, और हमें अपना कोई डेटा शेयर नहीं करना, सब कुछ डिजिटली हो जाएगा, बस एक मोबाइल फोन होना चाहिए, उस पर सब कुछ आ जाएगा। सेकेंड, हम क्विक रिडम्पशन, जहाँ पे भी एक्सेप्टेबल है वहां जाके इसको हम रिडीम करा सकते हैं। अब बेसिकली दो टाइप की अप्रोचेस होती है नेटवर्क्स में, एक प्लेटफॉर्म अप्रोच एंड ओपन प्रोटोकॉल अप्रोच। प्लेटफॉर्म अप्रोच पे होता है सेलर एंड बायर, अगर वो सेम प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है तब भी उनके बीच में ट्रांजैक्शन होगा। सपोज एक सेलर एस है, परचेजर पी है, अगर सेलर एस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है, परचेजर पी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है, उनके बीच में ट्रांजैक्शन नहीं होगा। या तो सेलर एस को पी प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा या परचेजर पी को एस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, तभी उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। ओपन प्रोटोकॉल अप्रोच इज टोटली डिफरेंट। हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होना है, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म पे SPQ किसी पे भी रजिस्टर हो, हमारे बीच में ट्रांजैक्शन होगा। ONDC which is open network for digital commerce, it is based on open platform approach, open protocol approach, कि अगर हम ONDC नेटवर्क पे कहीं भी रजिस्टर्ड हैं तो सेलर और बायर के बीच में ट्रांजैक्शन हो सकता है। ये नेसेसरी नहीं है कि जिस प्लेटफॉर्म पे सेलर रजिस्टर्ड है उसी पे परचेजर हो, जिस पे परचेजर रजिस्टर्ड है उस पे सेलर रजिस्टर्ड हो। एग्जाम्पल इज Amazon एंड Flipkart, एंड प्लेटफॉर्म अप्रोच इज फॉर पेटीएम। अगर मैं पेटीएम के थ्रू किसी को मनी ट्रांसफर करना चाह रही हूँ तो सब जो सामने वाला इंसान है वो भी पेटीएम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। बट ओपन प्रोटोकॉल अप्रोच में ऐसा नहीं है। Amazon एंड Flipkart आर ऑप्शंस ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ONDC। ONDC जो है वो 31 दिसंबर 2021 को रजिस्टर्ड हुआ था एज अ NPA, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ONDC इज नॉट एप्लीकेशन नहीं है, एक नेटवर्क है जहाँ पे सेलर और बायर इंटरेक्ट करते हैं, उनके बीच में ट्रांजैक्शन होता है। अब ONDC का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है ये है सेलर को ही सबसे पहले डायनामिक प्राइसिंग, विच मींस चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से आपकी प्राइस ऊपर नीचे होगी, तो सेलर अपनी प्राइस उसी हिसाब से एडजस्ट करेगा ताकि वो अपना मटेरियल आउट बेच सके। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेलर को ONDC प्लेटफॉर्म पे अपनी इन्वेंट्री शो करनी पड़ती है, कितनी इन्वेंट्री है, तो अगर वो स्पेसिफिक जितनी उसके स्टोर्स में है अगर वो ही उतनी शो कर, वो उतनी ही शो कर सकता है ONDC प्लेटफॉर्म पे। ज्यादा शो करेगा तब भी प्रॉब्लम है, कम शो करेगा तब भी। अब ONDC के बेसिकली फोर टाइप पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज डेमोक्रेटाइजेशन। डेमोक्रेटाइजेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डेमोक्रेटिक, मतलब इसमें स्मॉल सेलर्स हैं वो ह्यूज नंबर पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं। जो लोग पहले सिर्फ लोकल लेवल पे गुड्स बेच रहे थे, मतलब विद इन अ लिमिटेड लोकेलिटी, अब वो पूरे जितने भी ONDC नेटवर्क पे बायर्स आएंगे वो उन सबको अपने गुड्स बेच सकते हैं। दैट इज डेमोक्रेटाइजेशन। डिसएग्रीगेशन, ई कॉमर्स एक्टिविटी तीन चीजों से कंप्लीट होती है। फर्स्ट वन इज द डिस्कवरी, आप कौन से गुड्स और सर्विसेज खरीदना चाह रहे हो, सबसे पहले आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे, उस गुड्स एंड सर्विसेज को ढूंढोगे। सेकंड वन इज द पेमेंट ऑप्शन, आप पेमेंट गेटवे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया Amazon और Flipkart, वहाँ पे आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। एंड थर्ड वन इज लॉजिस्टिक्स, मतलब जो आपको चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है स्टोर पे, ये भी ONDC नेटवर्क पे आपको शो होगा। दैट इज डिसएग्रीगेशन, मींस ONDC प्लेटफॉर्म पे आपको तीनों चीजें साइमल्टेनियसली मिल जाएंगी। थर्ड वन इज डिसेंट्रलाइजेशन। प्लेटफॉर्म अप्रोच में ये था सेलर और बायर को एक ही जगह होना था ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए, बट इसमें ONDC नेटवर्क पे अगर वो कहीं भी रजिस्टर्ड है ट्रांजैक्शन तब भी कंप्लीट हो जाएगा। इन एन ओपन नेटवर्क सिस्टम द सेलर डज नॉट नीड टू बी रजिस्टर्ड इन एनी प्लेटफॉर्म, the seller just need to register along with the required data in the ONDC network, मतलब उसको सिर्फ ONDC नेटवर्क पे रजिस्टर होना है, किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे नहीं। कि क्लोज प्लेटफॉर्म अप्रोच में तो मेरे को या तो P पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा या S पे, बट ONDC में नेटवर्क पे मेरे को रजिस्टर होना है, उसके बाद बायर कैन अप्रोच मी एंड बाय द गुड्स। की चैलेंजेस, आज हर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, उनको ये लगता है कि हमारे और बीच सेलर और बायर के बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है, बट ONDC इज बेसिकली गवर्नमेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म, तो यू कैन अप्रोच देम, गवर्नमेंट इंटरमीडिएटरी एक्ट करिए, बट स्टिल देयर इज अ ट्रस्ट इश्यूज बिटवीन द सेलर एंड बायर। बायर इजीली आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता इस बेसिस पे कि ना गवर्नमेंट है। एंड द सेकंड वन इज डिजिटलाइजेशन ऑफ स्मॉल सेलर्स इन्वेंटरी इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। सेलर्स को अपनी इन्वेंट्री अपलोड करनी है ONDC प्लेटफॉर्म पे,
उसके लिए उनको अपने स्टोर्स में जितनी इन्वेंट्री है वो ही शो करनी पड़ेगी, तभी ओपन नेटवर्क जो ONDC इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा। ONDC पे अगर आपने ज्यादा इन्वेंट्री शो कर दी और आपसे बायर ने उतना ही अमाउंट मांग लिया और आपके स्टोर्स में उतना नहीं है, तो ये प्रॉब्लमैटिक है। थर्ड वन इज द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अभी Amazon या Flipkart किस पे रेट पड़ी थी, क्यों पड़ी थी? अभी Amazon या Flipkart पे रेट पड़ी थी, वेयरहाउसेस पे रेट पड़ी थी, the recent past. क्यों? Searching complete for the time. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट एक ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाह रही है जहाँ पे वो जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड्स है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन है या हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज बेनिफिट सबको डिजिटलाइज करना चाह रही है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ABPM, दैट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। डिजिटाइजेशन ऑफ पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड। आप पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड कैसे डिजिटलाइज करोगे? तो आपको एक 14 डिजिट यूनिक आईडी हेल्थ आईडी कार्ड आपको दिया जाएगा। उसमें आप जितनी भी बार डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हो, किस टाइम पे आपको क्या क्या मेडिकेशंस, क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होगा। डिजिटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये मैंडेटरी नहीं है, इट्स वॉलेंट्री। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर नहीं करना चाह रहा तो नहीं करेगा। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंस्टीट्यूशन वेदर दे वांट टू रजिस्टर ऑन द प्लेटफॉर्म और नॉट। अगर वो रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ मेंटेन करेगी कि वो क्या क्या फैसिलिटीज, जो उनके पास अगर ऑनलाइन कोई मेडिकेशन लेने आता है तो क्या क्या देगा। ईज ऑफ फाइनेंसिंग, जब अपन इस प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट वेरियस बेनिफिट स्कीम्स भी, जो हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो लोग अवेल करना चाहते हैं वो अवेल कर सकते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन, बेसिकली इसमें ये है कि पहले हम फॉसिल फ्यूल्स और इन सब से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, बट अब हम जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वी आर टोटली मूविंग टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज में विंड, सोलर प्लांट्स एंड विंड मिल्स एंड ये सब आ गए। अब इससे इम्पैक्ट क्या, ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट हुआ। जो पहले कार्बन इमिट हो रहा था अब वो कम होगा, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। एट लास्ट, फ्रॉम द अबव discussion, I would like to conclude, India is moving from a prepaid to a postpaid economy. Thank you so much. अब अगर कोई अब अगर कोई तुम मुझसे पूछे why is this India's decade, आप कोई आंसर दे पाएगा? अभी भी ब्लैंक। किसी ने कान बंद करके कुछ सुना होगा तो बेसिक उसको समझ में आएगा कि इसका आंसर आप कोई भी दे सकता है। Why is this India's decade? एक दो बच्चों के अलावा प्लीज। वो आवाज जो आई नहीं आई, वो अपने अच्छा आवाज जो भी है जिसका भी नाम लिया सही। क्या पूछो? आप उससे पूछो why is this India's decade? भाई बहुत क्या किसका नाम? प्रियांशी। अरे मुझे पता नहीं, मेहनत ही नहीं करी ना इस वजह से। मैं लास्ट 3-4 बार ऊपर की क्लास ले चुकी हूँ। मेरे पास ऐसे इंसिडेंसेस हो चुके हैं तो वो सब बैठे हो, पीपल आर लुकिंग इतना एकदम इंटेंसली लुकिंग, उनसे क्वेश्चन पूछो वो दिख रहा है कि तो समझ में नहीं आ रहा क्या दिख रहा है। मतलब आंखें खोल के दे स्लीपिंग, मतलब तुम आंखें खोल के भी सो सकते हो। सो इट इज नॉट वर्थ आस्किंग कि ऑनलाइन वाले बच्चे तो मुझे पता है कोई नहीं